नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मजुमदार आपके सामने फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं आप सबका। इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक सबसे सुप्रसिद्ध एक शब्द जो है मॉडर्न, जो हम अक्सर आर्ट में यूज करते हैं। हर तरीके के आर्ट में, हर फील्ड में हमने यूज करी है मॉडर्न वर्ड। हम सब, ऐसा है नहीं कोई भी मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन से बाहर आ गए हैं। हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं हम मॉडर्न आर्ट शब्द या मॉडर्नाइजेशन शब्द से पूरा हम परिचित है, मगर मॉडर्न है क्या, इसकी जानकारी हमें बहुत कम लोगों के पास है। ये चर्चा आज करेंगे, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आर्ट में कैसा आया, क्या है मॉडर्नाइजेशन और सच में मॉडर्न मूवमेंट क्या था, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये चर्चा मेरे ख्याल से सिर्फ आर्टिस्टों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा ही मायने रखेगा और मैं चाहता हूँ इसके बिल्कुल फ़ायदा ले आप लोग, और आप लोग दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करें, सो दैट इट गोज़ थ्रू एवरीवन। सब जानकारी जो है, ज्ञान सिर्फ अपने में ही सीमित नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब में आज आया। तो ये चीज़ सब में जाना चाहिए, सबको जानना चाहिए ये क्या है। मॉडर्न शब्द कहते तो है, मगर ये है क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये चाहते हुए चैनल चलता रहे और आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग बना रहे, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप जब भी मेरे चैनल में नया प्रोग्राम, नया एक कोई टॉपिक में हम बातचीत करें तो आपके पास पहुंच जाए और आप उसे बिल्कुल देख पाए बिना झंझट के। कोई भी आप उसको फिर से चैनल को चालू कर सकें। वेल, लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन है क्या, मॉडर्न आर्ट है क्या। मॉडर्न आर्ट जो है इतिहास में दर्शाया है 1870 से लेकर के 1970 के जितने भी आर्ट वर्क करी गई है उसे मॉडर्न आर्ट के अंदर क्लस्टर किया गया है। रिमेंबर, इसके अंदर बहुत सारे इज़म्स है, एक इज़म नहीं है जो मॉडर्न आर्ट को व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके उसके एक एक में हम अलग से चर्चा करेंगे। जैसे कि है इम्प्रेशनिज्म सबसे पहला आया, फिर पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आया, फिर क्यूबिज्म आया है, फिर श्यूरिज्म आया है, ऑप्टिकल आर्ट आया है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन आया है। बहुत सारे चीज़ों को लेकर के मॉडर्नाइजेशन का जो पीरियड रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित और बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली, एक भूमिका रखने वाली इतिहास में एक पीरियड है। इसके जैसे पॉपुलर शायद दुनिया में कोई भी पीरियड नहीं हुआ है। तो इसके चर्चा आज हम करेंगे। मॉडर्नाइजेशन है क्या, मॉडर्न आर्ट आया कहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हम ये जानना पसंद करेंगे कि मॉडर्न आर्ट जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। वेल, मॉडर्न शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये अंग्रेज़ों का मानना है, मगर कुछ फ्रेंच लो मॉडर्न शब्द से भी जुड़े हुए चीज़ को मानते हैं और उन लोग मानते हैं कि इट्स एंटी मोनार्की। ये एक चीज़ हम ध्यान रखिएगा कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं, जो जानकारी हम भारत में लेते हैं, वो जानकारी सारे अंग्रेज द्वारा दी गई है। इट इज़ नॉट एट ऑल इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मार्क। ये मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकता हूँ। जो अंग्रेज हमें सिखाते हैं कि इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल बिल्कुल नहीं है। ये सारे चीज़ उनके अपने हैं। आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए चलिए कि आज तक उन लोगों ने इंटरनेशनल का मतलब रखा कि उनके यूरोपियन 4-5 कंट्रीज, दैट्स ऑल। वी आर ऑल कॉलोनीज। हमें कोई उनके वहाँ स्टैंड अप करने के लिए दिया नहीं जाता है। हमारे कोई परिचय नहीं उनके सामने। उन लोग मानते ही नहीं थे हम लोग के कंट्री का कोई कल्चर है, कोई इतिहास है। इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे, ये मॉडर्न जो भी है, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी यूरोप बेस्ड है। ये हमारे साथ कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारे उनकी कंसेप्ट है, उनकी इतिहासकार ने ये सब रचा है। ये इससे हमारा कोई एक्चुअली लेना देना है ही नहीं। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ।
क्योंकि ये जो है उनकी ही इतिहास अगर यूरोप में ही पढ़ेंगे तो जर्मन का कहना कुछ अलग रहेगा, अंग्रेजों का कहना कुछ अलग रहेगा, फ्रांस का कहना कुछ अलग रहता है, रशियन का कहना कुछ अलग रहता है। तो जान लीजिए कि उनमें भी मतभेद है। ऐसा नहीं कि वो सारे एक ही गाना गा रहे हैं, वो तो अंग्रेज हमको पढ़ाते हैं कि यही है सत्य। वो तो ये भी कह गया कि भारत में एरियंस आए थे, मगर हमको ही पता नहीं है कि एरियंस सत्य में आए थे या नहीं आए थे। ऐसा कोई भी विषय में हमारे यहाँ अंग्रेज आने से पहले कोई किताब में नहीं लिखा गया था कि विदेश से कोई एरियंस आए थे जो ईरान से है। तो इसकी जो है हम बहुत सारी चीजें, एडुकेशन हमारे एडेड बाय इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश आए तो उनके साथ साथ एडुकेशन आया है, वेस्टर्न एडुकेशन आया है। एडुकेशन इंडिया में, भारत में प्राचीन एडुकेशन था, मगर जिसे आज एडुकेशन के नाम पे हम लोग लेते नहीं है। वायरस दिस एडुकेशन, वेस्टर्न एडुकेशन जो है वो है एक्चुअली देखा जाए तो मेकिंग ए लेबर, ए स्किल लेबर, नथिंग एल्स। एक इंजीनियर बनते हो तब स्किल लेबर बनते हो और कुछ नहीं बनते हो। मगर हमारे देश की जो संस्कार है, जो दिया जाता है, एक इंसान बनाने के लिए होता था। दैट्स वेरी डिफरेंट। ये एडुकेशन होता था एक अच्छे इंसान बनाने के लिए। सो वी डिफर फ्रॉम वेस्टर्न एडुकेशन एंड आवर एडुकेशन। आज लोग हंसेंगे कि अरे एक इंजीनियर है, अब डॉक्टर है, तो आप एडुकेटेड नहीं कहोगे? बिल्कुल नहीं, हम तो आज भी नहीं मानते आपको एडुकेटेड, अनलेस यू हैव द संस्कार। आप पहले संस्कार लीजिए, फिर अपने आप को एडुकेटेड कहिए। एक एडुकेटेड के अंदर संस्कार, आज उन लोग वेस्टर्न आर्टिस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज हमसे संस्कार सीख रहे हैं, हमसे सीख रहे अदाएं क्या होती हैं, लोगों के साथ बिहेवियर कैसे किया जाता है, घर में रहना किस तरह से है, ये सारी चीजें सिखाया जाता था हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ साइंस नहीं था, बिल्कुल साइंस था। वेल, आई विल नॉट गेट माई सेल्फ डाइवर्टेड इनटू सम अदर टॉपिक। हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे चर्चा हमें करना है, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें पहले तो मैं बताऊंगा इसके साथ फेमिनिज्म भी जुड़ा हुआ है। यस, फेमिनिज्म। वाई? कि हम भारत में सोचते हैं कि औरत को या लेडीज को हम दबाया है, कुछ उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मगर हम वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमसे भी ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, औरत के ऊपर हर जगह पे हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं, हर प्रांत में हम देखेंगे। तो ये एक समय था जब औरत घर से बाहर आ रही थी, उनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा था, उनका कायदा चेंज हो रहा था, वो अपने हक मांगने के लिए बाहर आ गए। तो एक जेंडर का भी एक बड़ा रोल प्ले किया है वहाँ पे, कि एक औरत भी रानी बन सकती है, एक औरत भी देश चला सकती है, एक औरत भी काम कर सकती है बाहर जा करके। तो ये सारे जो पहले की सोच है उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है। एक क्लासिकल थॉट से बाहर निकल के आने वाली चीज था। ये एंटी मोनार्की भी है, बिल्कुल है, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं मानेंगे एंटी मोनार्की, बिकॉज उनके वहाँ मोनार्क आज भी बैठा हुआ है। इसलिए एंटी मोनार्की जो है ये स्टाइल, ये जो एक इंसान में जो ग्रो हुआ था उस समय, जो उस समय हर जगह पे रिपब्लिकन, सब कंट्रीज रिपब्लिक हो रहे थे कि हम खुद अपने देश को चलाएंगे, न कि मोनार्क हमारे देश को चलाएंगे। तो ये सब चीज को लेकर के एक मॉडर्न मूवमेंट बनी थी, और मॉडर्न मूवमेंट खास करके सारे क्लासिकल मूवमेंट को तोड़ रहे थे। पहले तो आर्ट में देखिएगा इम्प्रेशनिज्म आया है। इम्प्रेशनिस्ट क्या करते थे कि तब दो चार और भी रीजन है इम्प्रेशनिस्ट आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तब ट्यूब्स में कलर मिला जाता था, पहली बार ट्यूब्स में कलर मिलते, नहीं तो उससे पहले कलर्स बनाते थे। तो वो आर्टिस्ट लोग ट्यूब्स में कलर मिला तो उन लोग डायरेक्ट कलर की एप्लीकेशन करने लगे, बाहर जाके आउटडोर करने लगे, और जो सनलाइट है, जो कलर है, उसको जैसा है उसको उसे ही ढंग से उसको कैनवस में उतारा जाता था। इसलिए वो पीरियड जो था वो इम्प्रेशनिज्म पीरियड था। तो इम्प्रेशनिस्ट का पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे, वो बाद में अलग सा एक वीडियो बनेगी, बिकॉज दैट्स ए वेरी लार्ज टॉपिक, इम्प्रेशनिस्ट टॉपिक, क्योंकि वहाँ पे बहुत दावेदार आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, इम्प्रेशनिस्ट, मोने, मैने, बहुत लोगों के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। इसलिए आज उसके बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, आज जस्ट टचअप कर देंगे, बिकॉज थिंग इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन में ये सारी चीज़ आती है। उसके तुरंत बाद आया है
पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पीरियड, जहाँ पे गोगा, वैन गॉग, इन लोगों ने इम्प्रेशनिज्म को भी थोड़ा सा तोड़ मोड़ के आगे बढ़ गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा आर्ट में सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं, इसमें हर तरीके के आर्ट में, मतलब सिंगिंग में हो, राइटिंग में हो, हर जगह पे हम देखते हैं कि एक नए नजरिया पैदा हुआ है। बस वही है मॉडर्नाइज वे ऑफ थिंकिंग। मगर सबसे बड़ी बात है, मॉडर्नाइज वे ऑफ थिंकिंग में एक मिनिमलिजेशन वर्ड भी जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो हर जगह पे हो, आर्किटेक्चर में हो। हम देख रहे थे कि एक मिनिमल वे ऑफ अप्रोच सामने आ रही है। हमें कलाकारी में हो, कहीं भी हमें ज्यादा शब्द से चीजों को ना बयान करके कम शब्द में और आसान शब्द से चीजों को बयान करने की क्षमता रखने वाले लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आम आदमी को सेटिस्फाई करने वाले आदमी भी है, बिकॉज थिंग इज दैट ये मोनार्की से हट गया है, ये क्लासिसिज्म से हट गया है, ये अभी नॉन क्लासिकल बन रहे हैं। ये मॉडर्न और लो मॉडर्न बोलो या मॉडर्नाइजेशन का बोलो, एक इफेक्ट है बिल्कुल। और ये इफेक्ट एक जो 100 साल का दौड़ रहा है, वो वेस्टर्न कंट्री का मैं बताऊं, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न आर्ट की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 100 साल की दौड़ रही है, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक ऐतिहासिक है। डेफिनेटली हियर आई एम नॉट चैलेंजिंग देम। ये जो मोड़ था, ये बहुत ही अहमियत रखती है पूरे दुनिया के नजरिया को बदलने के लिए। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ये जो वहाँ पे जो पूरा दुनिया को बदलने वाली चीजें, कि कैपिटल अभी भी फाइट जो चल रही है दुनिया में कैपिटलिस्ट के साथ कम्युनिस्ट के, ये चलता रहेगा दुनिया में। अब नाउ इट्स अ कोल्ड वॉर। देखिए बहुत सारे और चीजें आपको पता चलेगा, बहुत सारे आर्ट के साथ जुड़े हुए पॉलिटिक्स सबको पता चलेगा, कैसे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आर्ट के ऊपर हावी हुआ है समय समय पर, और आज भी हावी हो रहा है। ऐसा नहीं है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आप पे हावी नहीं हो रही है। तो ट्रू आर्ट इज नॉट ऑल अबाउट योर मेडिटेशन और आप कर रहे हो। तो जो नेम एंड फेम आर्ट है, हमेशा ये नहीं कह सकते हो कि ये सच्चाई है, मगर हम इसको लेकर चलते हैं। जैसे कि बहुत सारे मूवीज जो कॉपीड मूवीज है, वो सुपरहिट हो जाती है बहुत, बिल्कुल उसमें 2000-4000 करोड़ का रेवोल्यूशन कमा लेते हैं, और जो ओरिजिनल मूवी है शायद उसे किसी ने देखा ही नहीं है, दूसरे लैंग्वेज में बनी होगी, वो पढ़ा हुआ होगा, उसमें तो 2 करोड़ भी नहीं कमाया होगा, मगर दूसरा जो कॉपी करके उसने हजारों करोड़ कमा लगा और उसी को लोग जानने लगे हैं। ये सच्चाई है और ये चलता रहेगा, इसमें आप कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हो। मगर जैसे कि सन्यासी भी होती है, जो योगी होती है, जो सच्चा योगी होते हो तो बैठे रहते पहाड़ में, वो तो सामने आते भी नहीं है। सही सही सच्चा जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत ही कम सामने आते हैं, और हम जिसे देखते हैं, जिसे हम चाहते हैं, वो शायद वो बनावटी है। और उन लोग सिर्फ, ज्यादातर, मैं सबको नहीं बोलूँगा, मगर उनमें से बहुत लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल हो या किसी भी तरह से उन लोगों ने अपने सक्सेस को हासिल करी है। दैट इज इन अ पार्ट ऑफ द थिंग। वह हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। मॉडर्नाइजेशन के शब्द के साथ हम बहुत सारे और चर्चा करेंगे। अब आएंगे हम सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड कौन था? ये एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था। इनके फिलोसॉफी के साथ ये मॉडर्न आर्ट के बहुत बड़ा एक जुड़ाव है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड से पहले लोग सिर्फ वही, well here I'm talking about only the European art, not the Indian art I'm talking about. So यहाँ पे सिगमंड फ्रॉयड का जो भूमिका है, ये बहुत बड़ा भूमिका है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने ईड और ईगो ये सब चीजों में क्लासिफाई किया है। तो जो हमारे ब्रेन की स्थिति है, जो हमारे दिमाग की स्थिति है, उसमें एक सबसे बड़ा जो दिमाग का पार्ट है वो एक्टिव नहीं होता है, वो ईगोस में नहीं आता है। उसमें हम बहुत सारी चीजें ना, कॉम्प्लेक्स चीजें छिपा हुआ होता है। एक्चुअली उसमें है क्या लोगों को पता नहीं, बट वी कॉल इट सबकॉन्शियस लेवल ऑफ योर माइंड। तो आर्ट में आज सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड को सबसे ज्यादा अहमियत दिया गया है। यस, सबसे ज्यादा अहमियत दिया गया है वेस्टर्न आर्ट में। लेट मी टेल यू, ये सारे चीज वेस्टर्न आर्ट में था।
ये हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था। हमारे यहाँ हमेशा से ही हमारे यहाँ पर सबकॉन्शियस लेवल को लेकर ही आर्ट का जन्म हुआ है। ये उनके वहाँ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो प्लेटो थ्योरीज को मानते थे, हम लोग प्लेटो थ्योरी को कभी नहीं माने। हमारे यहाँ रस होता था, 9 रस से हम पेंटिंग हो, संगीत हो या कोई भी चीज़ हो, हर आर्ट फॉर्म में हम 9 रसों का इस्तेमाल करते थे। हम बिल्कुल वेस्टर्न आर्ट से जुड़े हुए नहीं थे। और आज भी जो जुड़े हुए लोग अपने आप को दिखा रहे हैं, ये बनावटी है, कुछ देर के लिए ये सजावटी चीज़ें हैं, मगर मेरे ख्याल से फिर से भारत अपने संस्कार को अपनाएगा और अपने संस्कार के साथ ही चलेगा। क्योंकि वेस्टर्न आर्ट जो है इसकी परमानेंसी बहुत कम है। ये कुछ देर तक एक फटाका जैसा फट जाती है और फिर चली जाती है। देखिए, उनकी कोई भी इज़्म 30-40 साल से ज़्यादा नहीं टिका है। सबसे बड़ी बात है, आज भी जो बना रहे हैं ये साइंस को लेकर के, नया मीडियम को लेकर के, पता नहीं इसमें से क्या उन लोग रखेंगे, क्या उन लोग फेंक देंगे। इसकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे इस बार यहाँ पर, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत कॉम्प्लेक्स है और मैं इस पर चर्चा करना भी नहीं चाहता हूँ। मगर सिगमंड फ्रॉयड के बात हम कर रहे थे। सिगमंड फ्रॉयड ने ये पहली बार वेस्टर्न आर्टिस्ट या वेस्टर्न माइंड सेटअप को पहली बार उन्होंने अलग दर्जा में खोल दिया था कि आर्ट को विजुअलाइज करने के लिए आपको 2 आंखों की जरूरत नहीं है, तीसरी आंखों से देखा जाता है। जो हम हमेशा से भारतवर्ष में ये कहते थे कि कोई भी आर्ट 2 आंखों से नहीं बनती है, न 2 आंखों से देखा जाता है, ये तीसरी आंख जो होती है, तीसरी आंखों से ही ये देखा जाता है। ये है सबकॉन्शियस लेवल ऑफ योर माइंड। ये सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड के बारे में इन लोग बहुत ही देर से जाना है, और जो हम सबको फिर से वो सिखाने जा रहे हैं हमें कि सबकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड होता क्या है, जो हम भारत में सदियों से ही उसे मानते आए हैं। वो फिर से वो हमें वही चीज सिखा रहे हैं। देखिए, इंस्टॉलेशन जो है वो आज इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गांव में इंस्टॉलेशन होता रहा है। हर पेड़ में धागा बांधा जाता है, हर मंदिर में ऊपर से घंटी लटकाया जाता है। जो इंस्टॉलेशन है हमारे देश की कल्चर है, हमारे देश की बेसिक भावना है, उसी को लेकर के उन लोग इंस्टॉलेशन बना दिया। आज उनके वहाँ पे बहुत बड़ी चर्चा में हो रहे हैं। ये बहुत फनी चीज़ है कि आज कुछ योगी भारतवर्ष से अमेरिका गए तो उनके बच्चे बोल रहे हैं कि ओह मैन, यू हैव योगा टू इन योर कंट्री। देखिए, ये कितना शर्मनाक बात है। आज योगा को यूएस और बहुत सारे कंट्रीज अपने चीज मान रहे हैं। उनको पता भी नहीं है हमने मार्केटिंग किस घटिया ढंग से किया है चीजों को इंडिया में, इंडियंस लोगों ने, कि योगा हमारी चीज तुम कर रहे हो। आजकल तो वो योगा हमें बेचेंगे पैकेज बना करके। तो इस सारे चीज़ों से हमें, देखिए, हम सबको सतर्क रहना है। मैं ये एजुकेशनल चैनल ही नहीं, इसमें मैं कुछ ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जो शायद ही कोई आपको बताए। आप जो भी आर्टिस्ट हो, नॉन आर्टिस्ट हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप चीज़ों को दूसरी एंगल से देखना, दूसरी भावना से देखना कोशिश कीजिए। और बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनके पास भी बहुत सारे खूबसूरत चीज़ें हैं जो अच्छे हैं, उनसे उठाइए, डेफिनेटली उठाइए। क्योंकि जैसे कि ऑयल पेंटिंग है, तो ऑयल पेंटिंग तो हमारे देश की नहीं है, ये तो वहाँ से लिया गया है। तो वो जो मीडियम है, उनके पास बढ़िया मीडियम है, तो उसे हम लेंगे। मगर काम जो हमारे भारत के इतिहास है, जो भारत के पास, हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स है, हम उसी टॉपिक में काम करें। हम अपने देश से जुड़े रह कर के, हमारे संस्कार से जुड़े रह कर के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और उसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, जो आर्ट के कदरदान हैं, जो पैट्रॉन्स है, मेनली भारतवर्ष के पैट्रॉन्स है, वो प्लीज़ 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 आप लोग भारत के आर्ट से जुड़ा हुआ रहे, ना कि वेस्टर्न आर्ट। देखिए, हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है 70 के दशक में, जो प्रोग्रेसिव ग्रुप द्वारा हमने मॉडर्न आर्ट की झलक देखी है भारत में, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न आर्ट से लिया गया चीज़ें हैं। तो तब शायद उसकी ज़रूरत थी,
मैं नहीं कह रहा हूँ कि तब जरूरत नहीं थी, तब एक समय चल रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि ये मॉडर्न वर्ड आया भी है वर्ड क्राइसिस से, ये जानकारी रखिएगा। क्राइसिस जो वर्ड है ये शब्द से मॉडर्न शब्द आया है। तो क्राइसिस जब हुआ था वहां पे हर चीज में क्राइसिस थी, मतलब रंगों की क्राइसिस, सारी चीजों में क्राइसिस। तो क्राइसिस से जुड़ा हुआ ये शब्द है मॉडर्न। तो हमारे यहाँ शायद क्राइसिस 70s के समय आया हुआ होगा जब मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली खत्म हो चुका था यूरोप में। तो हम हमेशा से ही यूरोपियन, इसलिए हमें कहते हैं, हम जब अब्रॉड में जाते हैं कुछ प्रोग्राम्स करते हैं या कोई लोगों से मिलते हैं, सेमिनार्स करते हैं, तो उन लोग का दावा ये होता है कि आप लोग तो ट्रेंड फॉलोअर्स और ट्रेंड सेट तो कभी कर ही नहीं है। आप लोग तो तब से शुरू किया है मॉडर्न, जब हमारे मॉडर्नाइजेशन खत्म हो चुका है। आप तब इंस्टॉलेशन चालू करी है जब इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ खत्म हो चुका है। अब नया क्या कर रहे हो भाई, हमको नया कुछ चीज तो दिखाओ। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आज के जो दौर के आर्टिस्ट है, आज के जो टाइम के आर्टिस्ट है, जो आज आर्ट को लेकर के दौड़ भाग कर रहे हैं, मैं उन सब बच्चों से ये कहना चाहूंगा, बी इंडियन, बी रूटेड। आपके संस्कार से जुड़े हुए चीजों को सामने लेके आइए, आप दुनिया में बड़ा नाम कमा पाएंगे। क्योंकि वो चीज नहीं देखना चाहते हैं, विदेश भी नहीं देखना चाहते, जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। हम नया कुछ तो दिखाए, और नया क्या है, नया हमारे देश की ही जो चीजें है, ये भी पुराना ही नहीं होता है, नया बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमारे यहाँ जो भी चीजें अवेलेबल है, देखिए हमारे यहाँ मंदिर बनती थी 100-200 साल से, तो उन लोग का वो मंदिर तो 100 साल में पुराना भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो शिद्दत से काम किया जाता है, हमारे यहाँ जो आर्ट को लेकर के दूसरी भावना है, उस भावना के साथ जुड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मॉडर्नाइजेशन कुछ नहीं है, मॉडर्नाइजेशन आपके बस आप है ना, ये मॉडर्न शब्द ही पुराना है। तो मॉडर्नाइजेशन हम नया शब्द कुछ नहीं है। और ये जो सारे शब्द को उन लोगों ने इस्तेमाल करी है आर्ट को डिनोट करने के लिए, चाहे वो कंटेम्पोररी हो चाहे वो मॉडर्न हो, तो मॉडर्न शब्द, मॉडर्न आर्ट भी ये दर्शाता है कि जस्ट पास्ट प्रेजेंट, मतलब अभी खत्म हुआ जो प्रेजेंट है उसको मॉडर्न, और अभी चल रही है समय को कंटेम्पोररी। अब सच सोचिए, अभी चल रहे समय और रिसेंट पास्ट, कितना रिसेंट पास्ट को हम कहाँ पे ले, कितने साल पुराना हुआ तो हम रिसेंट पास्ट ले, इसका कोई मापदंड नहीं है। इसलिए ये जो शब्द है ना, इसकी सही अर्थ में कोई मापदंड है ही नहीं, ना वो समझा पाएंगे ना हम समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने आप को कंटेम्पोररी बोले, समकालीन, समकालीन मतलब अब चलने वाली जो आर्टिस्ट हो, आर्ट के मुद्दे हो, जो संस्कार हो, सबके साथ जुड़े हुए, ये समकालीन हो जाते हैं, कंटेम्पोररी हो जाती है। और मॉडर्न क्या हो जाती है, जो अभी अभी खत्म हुआ। अभी खत्म हुआ का क्या बात है भाई, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, ये अभी खत्म वाली चीज क्या है। तो ये शब्द है एक्चुअली उनके आर्ट क्रिटिक्स लोगों ने इसकी इस्तेमाल करी है, बड़ी प्यार से इस्तेमाल करी है, और जो दुनिया भर में एक आवाज ले आया है। दुनिया तो नहीं कहूँगा, मेनली यूरोप, और उसके साथ साथ हम जैसे कॉलोनियल कंट्रीज, हम जितने यूरोपियन आर्ट के बारे में सोचते हैं, हम जितने यूरोप के बारे में सोचते हैं, हम जितने उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन आज भी इज गवर्न्ड बाय इंग्लिश। तो वेस्टर्न थॉट्स, ये सारे इंडिया, पाकिस्तान, ये सब जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, इसमें चलता रहेगा जब तक ना हम अपने आप अंदर से इसकी प्यूरिफिकेशन करें। और मैं चाहता हूँ आने वाले सदियों में हम बिल्कुल प्योरिटी के साथ आगे आएंगे और कॉलोनाइजेशन के इफेक्ट्स को धीरे धीरे निकाल बाहर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज मॉडर्न आर्ट के बारे में काफ़ी चर्चा हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बोरिंग तो नहीं हुई होगी, और आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ अगेन आई एम टेलिंग यू, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको हमेशा हमसे जुड़ा रहने मौका मिले, और हम भी चाहते हैं आप लोगों से हमेशा जुड़ा रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मजुमदार आपके सामने फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं आप सबका। इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक सबसे सुप्रसिद्ध एक शब्द जो है मॉडर्न, जो हम अक्सर आर्ट में
यूज़ करते हैं, हर तरीके के आर्ट में, हर फील्ड में हमने यूज़ करी है। मॉडर्न वर्ड हम सब, ऐसा है नहीं कोई भी मॉडर्निटी या मॉडर्नाइजेशन से बाहर आ गए हैं। हम में से हर एक इंसान कहीं ना कहीं हम मॉडर्न आर्ट शब्द या मॉडर्नाइजेशन शब्द से पूरा हम परिचित है, मगर मॉडर्न है क्या इसकी जानकारी हमें बहुत कम लोगों के पास है। ये चर्चा आज करेंगे, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आर्ट में कैसा आया, क्या है मॉडर्नाइजेशन और सच में मॉडर्न मूवमेंट क्या था, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये चर्चा मेरे ख्याल से सिर्फ आर्टिस्टों के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा ही मायने रखेगा और मैं चाहता हूँ इसके बिल्कुल फ़ायदा ले आप लोग, और आप लोग दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करें, सो दैट इट गोज थ्रू एवरीवन। सब जानकारी जो है, ज्ञान सिर्फ अपने में ही सीमित नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब में आज आया। तो ये चीज़ सब में जाना चाहिए, सबको जानना चाहिए ये क्या है। मॉडर्न शब्द कहते तो है, मगर ये है क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये चाहते हो ये चैनल चलता रहे और आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग बना रहे, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप जब भी मेरे चैनल में नया प्रोग्राम, नया एक कोई टॉपिक में हम बातचीत करें तो आपके पास पहुंच जाए और आप उसे बिल्कुल देख पाए बिना झंझट के। कोई भी आप उसको फिर से चैनल को चालू कर सकें। वेल, लेट्स स्टार्ट विथ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन है क्या, मॉडर्न आर्ट है क्या। मॉडर्न आर्ट जो है इतिहास में दर्शाया है 1870 से लेकर के 1970 के जितने भी आर्ट वर्क करी गई है उसे मॉडर्न आर्ट के अंदर क्लस्टर किया गया है। रिमेंबर, इसके अंदर बहुत सारे इज़म्स है, एक इज़म नहीं है जो मॉडर्न आर्ट को व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके उसके एक एक में हम अलग से चर्चा करेंगे। जैसे कि है इम्प्रेशनिज्म सबसे पहला आया, फिर पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आया, फिर क्यूबिज्म आया है, फिर श्यूरिज्म आया है, ऑप्टिकल आर्ट आया है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन आया है। बहुत सारे चीज़ों को लेकर के मॉडर्नाइजेशन का जो पीरियड रहा है वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित और बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखने वाली, एक भूमिका रखने वाली इतिहास में एक पीरियड है। इसके जैसे पॉपुलर शायद दुनिया में कोई भी पीरियड नहीं हुआ है। तो इसके चर्चा आज हम करेंगे, मॉडर्नाइजेशन है क्या, मॉडर्न आर्ट आया कहाँ से। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले हम ये जानना पसंद करेंगे कि मॉडर्न आर्ट जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है। वेल, मॉडर्न शब्द लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये अंग्रेज़ों का मानना है, मगर कुछ फ्रेंच लो मॉडर्न शब्द से भी जुड़े हुए चीज़ को मानते हैं और उन लोग मानते हैं कि इट्स एंटी मोनार्की। ये एक चीज़ हम ध्यान रखिएगा कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं, जो जानकारी हम भारत में लेते हैं, वो जानकारी सारे अंग्रेज द्वारा दी गई है। इट इज़ नॉट एट ऑल इंटरनेशनल मार्क। ये मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकता हूँ। जो अंग्रेज हमें सिखाते हैं कि इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल बिल्कुल नहीं है। ये सारे चीज़ उनके अपने हैं। आप ये चीज़ को ध्यान में रखिए चलिए कि आज तक उन लोगों ने इंटरनेशनल का मतलब रखा कि उनके यूरोपियन 4-5 कंट्रीज, दैट्स ऑल। वी आर ऑल कॉलोनीज। हमें कोई उनके वहाँ स्टैंड अप करने के लिए दिया नहीं जाता है। हमारे कोई परिचय नहीं उनके सामने। उन लोग मानते ही नहीं थे हम लोग के कंट्री का कोई कल्चर है, कोई इतिहास है। इसलिए हम जो भी पढ़ेंगे, ये मॉडर्न जो भी है, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी यूरोप बेस्ड है। ये हमारे साथ कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारे उनकी कंसेप्ट है, उनकी इतिहासकार ने ये सब रचा है। ये इससे हमारा कोई एक्चुअली लेना देना है ही नहीं। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये जो है उनकी ही इतिहास अगर यूरोप में ही पढ़ेंगे तो जर्मन का कहना कुछ अलग रहेगा, अंग्रेजों का कहना कुछ अलग रहेगा, फ्रांस का कहना कुछ अलग रहता है, रशियन का कहना कुछ अलग रहता है। तो जान लीजिए कि उनमें भी मतभेद है।
ऐसा नहीं कि वो सारे एक ही गाना गा रहे हैं, वो तो अंग्रेज हमको पढ़ाते हैं कि यही है सत्य। वो तो ये भी कह गया कि भारत में एरियंस आए थे, मगर हमको ही पता नहीं है कि एरियंस सत्य में आए थे या नहीं आए थे। ऐसा कोई भी विषय में हमारे यहाँ अंग्रेज आने से पहले कोई किताब में नहीं लिखा गया था कि विदेश से कोई एरियंस आए थे जो ईरान से है। तो इसकी जो है हम बहुत सारी चीज़ें, एडुकेशन हमारे एडेड बाय इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश आए तो उनके साथ साथ एडुकेशन आया है, वेस्टर्न एडुकेशन आया है। एडुकेशन इंडिया में, भारत में प्राचीन एडुकेशन था, मगर जिसे आज एडुकेशन के नाम पे हम लोग लेते नहीं है। वायरस दिस एडुकेशन, वेस्टर्न एडुकेशन जो है वो है एक्चुअली देखा जाए तो मेकिंग ए लेबर, ए स्किल लेबर, नथिंग एल्स। एक इंजीनियर बनते हो तब स्किल लेबर बनते हो और कुछ नहीं बनते हो। मगर हमारे देश की जो संस्कार है, जो दिया जाता है, एक इंसान बनाने के लिए होता था। दैट्स वेरी डिफरेंट। ये एडुकेशन होता था एक अच्छे इंसान बनाने के लिए। सो वी डिफर फ्रॉम वेस्टर्न एडुकेशन एंड आवर एडुकेशन। आज लोग हंसेंगे कि अरे एक इंजीनियर है, अब डॉक्टर है तो आप एडुकेटेड नहीं कहोगे। बिल्कुल नहीं, हम तो आज भी नहीं मानते आपको एडुकेटेड, अनलेस यू हैव द संस्कार। आप पहले संस्कार लीजिए, फिर अपने आप को एडुकेटेड कहिए। एक एडुकेटेड के अंदर संस्कार, आज उन लोग वेस्टर्न आर्टिस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज हमसे संस्कार सीख रहे हैं, हमसे सीख रहे अदाएँ क्या होती हैं, लोगों के साथ बिहेवियर कैसे किया जाता है, घर में रहना किस तरह से है, ये सारी चीज़ें सिखाया जाता था हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ साइंस नहीं था, बिल्कुल साइंस था। वेल, आई विल नॉट गेट माई सेल्फ डाइवर्टेड इनटू सम अदर टॉपिक। हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे चर्चा हमें करना है, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है। इसमें पहले तो मैं बताऊंगा इसके साथ फेमिनिज्म भी जुड़ा हुआ है। यस, फेमिनिज्म। वाई? कि हम भारत में सोचते हैं कि औरत को या लेडीज को हम दबाया है, कुछ उनके ऊपर अत्याचार हुआ है। मगर हम वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमसे भी ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, औरत के ऊपर हर जगह पे हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं, हर प्रांत में हम देखेंगे। तो ये एक समय था जब औरत घर से बाहर आ रही थी, उनकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा था, उनका कायदा चेंज हो रहा था, वो अपने हक मांगने के लिए बाहर आ गए। तो एक जेंडर का भी एक बड़ा रोल प्ले किया है वहाँ पे कि एक औरत भी रानी बन सकती है, एक औरत भी देश चला सकती है, एक औरत भी काम कर सकती है बाहर जा कर के। तो ये सारे जो पहले की सोच है उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया है। एक क्लासिकल थॉट से बाहर निकल के आने वाली चीज़ था। ये एंटी मोनार्की भी है, बिल्कुल है, क्योंकि अंग्रेज कभी नहीं मानेंगे एंटी मोनार्की, बिकॉज उनके वहाँ मोनार्क आज भी बैठा हुआ है। इसलिए एंटी मोनार्की जो है ये स्टाइल, ये जो एक इंसान में जो ग्रो हुआ था उस समय, जो उस समय हर जगह पे रिपब्लिकन, सब कंट्रीज रिपब्लिक हो रहे थे कि हम खुद अपने देश को चलाएंगे, न कि मोनार्क हमारे देश को चलाएंगे। तो ये सब चीज़ को लेकर के एक मॉडर्न मूवमेंट बनी थी, और मॉडर्न मूवमेंट खास करके सारे क्लासिकल मूवमेंट को तोड़ रहे थे। पहले तो आर्ट में देखिएगा इम्प्रेशनिज्म आया है। इम्प्रेशनिस्ट क्या करते थे कि तब दो चार और भी रीज़न है इम्प्रेशनिस्ट आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तब ट्यूब्स में कलर मिला जाता था, पहली बार ट्यूब्स में कलर मिलते, नहीं तो उससे पहले कलर्स बनाते थे। तो वो आर्टिस्ट लोग ट्यूब्स में कलर मिला तो उन लोग डायरेक्ट कलर की एप्लीकेशन करने लगे, बाहर जाके आउटडोर करने लगे, और जो सनलाइट है, जो कलर है, उसको जैसा है उसको उसे ही ढंग से उसको कैनवस में उतारा जाता था। इसलिए वो पीरियड जो था वो इम्प्रेशनिज्म पीरियड था। तो इम्प्रेशनिस्ट का पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे, वो बाद में अलग सा एक वीडियो बनेगी, बिकॉज दैट्स ए वेरी लार्ज टॉपिक, इम्प्रेशनिस्ट टॉपिक, क्योंकि वहाँ पे बहुत दावेदार आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, इम्प्रेशनिस्ट, मोने, मैने, बहुत लोगों के बारे में चर्चा करना पड़ेगा। इसलिए आज उसके बारे में ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, आज जस्ट टचअप कर देंगे, बिकॉज थिंग इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन में ये सारी चीज़ें आती है। उसके तुरंत बाद आया है पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पीरियड, जहाँ पे गोगा, वैन गॉग, इन लोगों ने इम्प्रेशनिज्म को भी थोड़ा सा तोड़ मोड़ के आगे बढ़ गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा आर्ट में, सिर्फ पेंटिंग में ही नहीं,
इसमें हर तरीके के आर्ट में, मतलब सिंगिंग में हो, राइटिंग में हो, हर जगह पे हम देखते हैं कि एक नए नजरिया पैदा हुआ है। बस वही है मॉडर्नाइज वे ऑफ थिंकिंग। मगर सबसे बड़ी बात है, मॉडर्नाइज वे ऑफ थिंकिंग में एक मिनिमलिजेशन वर्ड भी जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं, चाहे वो राइटिंग में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, चाहे वो हर जगह पे हो, आर्किटेक्चर में हो। हम देख रहे थे कि एक मिनिमल वे ऑफ अप्रोच सामने आ रही है। हमें कलाकारी में हो, कहीं भी हमें ज्यादा शब्द से चीजों को ना बयान करके कम शब्द में और आसान शब्द से चीजों को बयान करने की क्षमता रखने वाले लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आम आदमी को सेटिस्फाई करने वाले आदमी भी है, बिकॉज थिंग इज दैट ये मोनार्की से हट गया है, ये क्लासिसिज्म से हट गया है, ये अभी नॉन क्लासिकल बन रहे हैं। ये मॉडर्न और लो मॉडर्न बोलो या मॉडर्नाइजेशन का बोलो, एक इफेक्ट है बिल्कुल। और ये इफेक्ट एक जो 100 साल का दौड़ रहा है, वो वेस्टर्न कंट्री का मैं बताऊं, यहाँ पे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न आर्ट की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे जो 100 साल की दौड़ रही है, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक ऐतिहासिक है। डेफिनेटली हियर आई एम नॉट चैलेंजिंग देम। ये जो मोड़ था, ये बहुत ही अहमियत रखती है पूरे दुनिया के नजरिया को बदलने के लिए। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, ये जो वहाँ पे जो पूरा दुनिया को बदलने वाली चीजें, कि कैपिटल अभी भी फाइट जो चल रही है दुनिया में कैपिटलिस्ट के साथ कम्युनिस्ट के, ये चलता रहेगा दुनिया में। अब नाउ इट्स अ कोल्ड वॉर। देखिए बहुत सारे और चीजें आपको पता चलेगा, बहुत सारे आर्ट के साथ जुड़े हुए पॉलिटिक्स सबको पता चलेगा, कैसे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आर्ट के ऊपर हावी हुआ है समय समय पर, और आज भी हावी हो रहा है। ऐसा नहीं है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ आप पे हावी नहीं हो रही है। तो ट्रू आर्ट इज नॉट ऑल अबाउट योर मेडिटेशन और आप कर रहे हो। तो जो नेम एंड फेम आर्ट है, हमेशा ये नहीं कह सकते हो कि ये सच्चाई है, मगर हम इसको लेकर चलते हैं। जैसे कि बहुत सारे मूवीज जो कॉपीड मूवीज है, वो सुपरहिट हो जाती है बहुत, बिल्कुल उसमें 2000-4000 करोड़ का रेवोल्यूशन कमा लेते हैं, और जो ओरिजिनल मूवी है शायद उसे किसी ने देखा ही नहीं है, दूसरे लैंग्वेज में बनी होगी, वो पढ़ा हुआ होगा, उसमें तो 2 करोड़ भी नहीं कमाया होगा, मगर दूसरा जो कॉपी करके उसने हजारों करोड़ कमा लगा और उसी को लोग जानने लगे हैं। ये सच्चाई है और ये चलता रहेगा, इसमें आप कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हो। मगर जैसे कि सन्यासी भी होती है, जो योगी होती है, जो सच्चा योगी होते हो तो बैठे रहते पहाड़ में, वो तो सामने आते भी नहीं है। सही सही सच्चा जो आर्टिस्ट होता है वो बहुत ही कम सामने आते हैं, और हम जिसे देखते हैं, जिसे हम चाहते हैं, वो शायद वो बनावटी है। और उन लोग सिर्फ, ज्यादातर, मैं सबको नहीं बोलूँगा, मगर उनमें से बहुत लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल हो या किसी भी तरह से उन लोगों ने अपने सक्सेस को हासिल करी है। दैट इज इन अ पार्ट ऑफ द थिंग। वह हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। मॉडर्नाइजेशन के शब्द के साथ हम बहुत सारे और चर्चा करेंगे। अब आएंगे हम सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड कौन था? ये एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था। इनके फिलोसॉफी के साथ ये मॉडर्न आर्ट के बहुत बड़ा एक जुड़ाव है, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड से पहले लोग सिर्फ वही